चलो आगे अपने एक नया टॉपिक लेते हैं। इसमें एग्जाम में लिखा आएगा कि स्थिर क्वांटिटी विलयन क्या होता है अथवा एजियोटोप मिक्सचर किसे कहते हैं और उसके उसके अलग अलग प्रकार समझाओ एग्जाम्पल देके, अथवा इसमें से एमसीक्यू आता है। तो करते हैं अपने। चलो मान लो कि यहाँ पे एक विलयन देखा गया है, इसमें ए और बी दो अलग घटक है। मान लो कि ए पानी है और बी क्या है, बी इथनॉल है। अब जो ए का जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है सेल्सियस में और केल्विन होगा 373, और जो आपका अल्कोहल है इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 सेल्सियस और ये केल्विन में आएगा 353 केल्विन। ओके, अब यदि अपने इसका ऐसा अनुपात लें इसमें दोनों का क्वथनांक समान हो जाए, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, तो उसके बाद में अलग करना मुश्किल है। मान लो कि अपन अलग कर रहे हैं अपने इसको, यहाँ मान लो गर्म किया मैंने, ये दोनों मिक्सचर है, या किसकी वाष्प अधिक बनेगी, अल्कोहल की, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। मान लो अपने गर्म कर रहे हैं 80 तापमान पे, तो यहाँ पे अल्कोहल की वाष्प बनी और यहाँ पे अल्कोहल इकट्ठा हो रहा है अलग से। यहाँ पानी से अलग करना हो तो इसको अपने गर्म करेंगे और अल्कोहल अलग हो जाएगा। लेकिन इस समय थोड़ा कुछ मात्रा पानी की भी, कुछ वाष्प पानी का भी यहाँ पे आ जाएगा। और जो मात्रा पानी की आती है वो कितनी होती है, लगभग टोटल जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा 95% इथेनॉल। अब जो यहाँ पे इकट्ठा इथेनॉल हुआ, वहां पानी तो है, अंदर कितना पानी है, पानी का 5% है। लेकिन अब इसको ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एजियोटोप मिक्सचर। जो यहाँ पे 5% पानी रह गया है, जो पानी की वाष्प आई है 5%, अब वह इससे निकलेगी नहीं। ये दोबारा गर्म करोगे तो ये क्या होगा, दोबारा भी उतना मात्रा रहने वाली है, ये निकलेगा नहीं। तो क्या व्याख्या बोल सकते हो कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा विलयन जिसमें वाष्प अवस्था में समान संगठन हो, उसका क्वथनांक समान हो जाए। देखो इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा 78.2 सेल्सियस, यानी कि इससे कम हो गया। जैसे 80 था ना, उससे कम हो गया, तो इसे कहेंगे अपने न्यूनतम क्वथनांकी, यानी कि वह कहलाएगा पॉजिटिव एजियोट्रोप। यानी कि जैसे जो न्यूनतम वाला घटक था उससे कम हो गया तो क्या कहलाएगा, ये न्यूनतम क्वथनांकी। और एक दूसरा होता है महत्तम क्वथनांकी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे पानी और नाइट्रिक अम्ल है। पानी का होता है क्वथनांक 373 और नाइट्रिक अम्ल का होता है 83 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, दोनों को अपना इतना अगर परसेंट ले, जैसे यहाँ पे तो अपने लिए बना के ऐसा यहाँ किया जाए, जो मुझे वहां पर 68% मिलेगा नाइट्रिक अम्ल, और इसका जो क्वथनांक चेक किया गया वो कितना मिला, जो महत्तम वाला था उससे अधिक मिला। कितना मिला, 393.5 केल्विन, मतलब यह महत्तम है, इससे भी अधिक है। इसका क्या नाम दिया गया, अधिकतम स्थिर क्वांटी, अथवा इसे बोलते हैं नेगेटिव एजियोट्रोप। तो जैसे आपने बात किए थे कि उसमें आलेख में इसका कैसी वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू प्लस में आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जो राहुल का आलेख था उसमें अपने इसके लास्ट पर इसका एक अंतर था, वो लिखा था मैंने कि ये जो विलयन है क्या देंगे, धन विचलन देंगे, और ये क्या करेंगे, आलेख में ऋण विचलन देंगे। ठीक है, तो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो खाली इतना कुछ मेन पॉइंट है कि इसकी व्याख्या बोलनी है, इसके दो टाइप बोलने हैं, इसके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, और क्वथनांक कितना हो जाएगा, दोनों क्वथनांक समान हो जाएगा। पहले क्वथनांक अलग अलग था, यहाँ पे क्वथनांक समान हो गया। यहाँ क्वथनांक अलग अलग था, यहाँ पे महत्तम हो गया। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना। और इसमें एक एमसीक्यू आता है कि ऐसे विलयनों को, जैसे 95% दिया हुआ है, ऐसे विलयनों को आसवन से अलग नहीं कर सकते। आसवन से इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। गर्म करेंगे तो दोनों मात्रा समान मात्रा बाहर आएगी, इतना परसेंट ही बाहर आएगा, दोनों का क्वथनांक समान हो गया है, इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। चलो आगे अपने एक नया टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, चाहे वो JEE में हो, चाहे गुजकेट में हो, चाहे नीट में हो। इसमें से एक बेसिक है और आप पूरा समझते हैं उसके बारे में। इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। तो अपना हेडिंग क्या है इस टॉपिक का, विलेय के अणु संख्यात्मक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसके नाम पर से है अणुसंख्यात्मक। तो जो संख्या है कणों की, तो पर समझते हैं इसका। तो जो गुणधर्म विलयन के कुल कणों एवं विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर आधार रखें, उसे हम कहेंगे विलेय के अणुसंख्यात्मक गुणधर्म अथवा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन से गुणधर्म में से हैं, अपने पहला कर चुके हैं लगभग, कौन सा वाला, तो डेल्टा पी, वेपर प्रेशर में होने वाली कमी। जैसे अपने जितना विलेय बढ़ाएंगे, कैसा विलेय,
तो ठोस और अवाष्पशील विलय जितना बढ़ाएंगे उतने वाष्प में कमी आएगी, जानते अपने कर चुके हैं। और नंबर 2 जो अपने पढ़ने वाले हैं इसमें, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली वृद्धि, ठीक है। और एक पॉइंट है हिमांक में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी। सब में डेल्टा आवश्यक है। अगर डेल्टा नहीं होगा तो खाली क्वथनांक या खाली हिमांक, खाली बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या कोलिग्रेट प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, पाई है, पाई में डेल्टा नहीं आता, तो यहाँ लिख सकते हैं भाई कि ऑस्मोटिक प्रेशर या बोलेंगे इसको प्रसरण दाब कम होने वाला परिवर्तन। चारों प्रॉपर्टी कैसी है, तो अणु संख्यात्मक गुणधर्म है, ठीक है। इसका मुख्य आधार विलयन में विलय के कण कितने हैं उस पर से होता है। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ख्याल आएगा। तो जैसे कि आपको अगर ये करना आ गया, समझ में आ गया पॉइंट, तो आपको जो ये पूरा टॉपिक है ये काफी आएंगे, आपको जो इस पे से क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो समस्या अपने क्या लिखा, पहला पॉइंट, विलय कण चाहे आयन अणु हो उसमें अगर वृद्धि हो रही है विलयन में, दो अलग अलग विलयन दिए गए हैं, ठीक है। किसी विलयन में ज्यादा कण आए हुए हैं, क्या होगा, उस विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा कमी हो जाएगी, वह घट जाएगा ज्यादा विलय कण होंगे। तो जिसमें कम विलय कण है उसमें कम कमी आएगी। और दूसरी बात, अगर विलय कण अधिक हैं और क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में अधिक वृद्धि होगी, डेल्टा मतलब वृद्धि होना, अधिक वृद्धि होगी, और पाई में वृद्धि होगी। पाई करेंगे इसके बारे में, पाई क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे करेंगे। पर ये आपका एमसीक्यू आगे इसी बेस पे, अगर जिस विलयन में अधिक कण होंगे क्या क्या होगा, फिर से एक बार, उसका वाष्प दाब, उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी का हिमांक कम हो जाएगा, जबकि उसका जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है और उसका जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वह बढ़ जाएगा। तो देखो यह हल करो एक बार, यह हल किया हुआ है, आपको इसके ऊपर से एक सवाल दूंगा मैं। चलो भाई, यहाँ दो अलग अलग विलयन दिए हुए हैं। पहला विलयन है 0.1 मोलर NaCl, दूसरा विलयन है 0.1 मोलर ग्लूकोज। तो मेन पॉइंट क्या है कि कण कहाँ अधिक है, कहाँ पर विलय कण अधिक है, बताओ इसमें किस विलयन में अधिक विलय कण है। चलो देखते हैं अपने, जैसे NaCl है, जहाँ पानी घोला अपने ने, क्या बन जाएगा उसमें Na+Cl नेगेटिव। शुरुआत में भाई आयन बने नहीं, जब पूरी प्रक्रिया हो गई अंत में तो खत्म हो गया, पूरे पूरे आयन बन गए। कितने आयन बने, 0.1 है और 0.1 है, ठीक वही होगा ना, उतने आयन बन गए। कुल कितने कण बन गए, कुल हो गए 0.1 0.2 मिलाकर 0.2 कण बन गए। ये तो 0.1 था NaCl, लेकिन जब पानी में घोला गया उसकी संख्या, कणों की संख्या बढ़ गई क्योंकि आयन डबल हो गए। यहाँ आपने एक ही लेंगे, अपने ये पॉइंट लेंगे भाई, इसमें कुल मिलाकर 0.2 मोल कण आए हुए हैं। आज अगला क्या है, ग्लूकोज दिया हुआ है 0.1, ये भी 0.1 है, लेकिन ग्लूकोज में आयनीकरण नहीं होता है, उसके आयन नहीं बनते हैं, वे अणु रूप में रहते हैं। तो जैसे 0.1 शुरुआत में है, ठीक है, जब पूरा घुल गया तो पूरे पूरे अणु घुल गए, सॉलिड सा एक्वस बन गया, लेकिन कणों की संख्या बढ़ी नहीं, 0.1 रही, क्योंकि इसके आयन बनेंगे नहीं, जितने घुले उतने अणु बने। यहाँ कितने कुल अणु कण बने, 0.1 कण बने। आप तुलना कर लो, कहाँ पे अधिक कण है 0.2, यहाँ पे कम कण कम हो गए 0.1। तो जो ये विलयन है, इस विलयन का क्या होगा, इसमें डेल्टा पी और वाष्प दाब और हिमांक में अधिक कमी आएगी। और इसी विलयन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसका जो पाई है उसमें अधिक वृद्धि होगी। जबकि इसमें क्या होगा, जिसमें कम कण है, उल्टा बोल जाओ, उनका जो डेल्टा पी, डेल्टा और TF है उसमें मतलब उसमें कमी कम होगी, यहाँ पे वृद्धि कम होगी, इसमें क्वथनांक में और ही इसमें पाई में कम वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसमें कम हो जाएगा, इसमें अधिक हो जाएगा, इतना अंतर है बस। इसके ऊपर से अपने समझते सवाल, और जैसे कि लिखा हुआ है अपने अभी समझिए इसके बारे में। तो भाई यह विलयन किसके, ग्लूकोज की अपेक्षा अधिक कण आए हुआ है, इससे उसका क्वथनांक और पाई जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो ग्लूकोज से अधिक होगा। और हिमांक TF और वाष्प दाब P किसकी अपेक्षा, ग्लूकोज की अपेक्षा कम होगा। चलो आपको घर पे करना है, ये घर पे ट्राई करना, इसको एक बार इसका लिख लो या इसका शॉट ले लो। भाई इसमें विलय कण, ठीक है, नियम क्या होता है, विलय कण कम मतलब समान कण आए हुए हैं, मतलब दोनों में तो गणना की है, समान कण आए हुए हैं, सभी क्वथनांक हो, उसका हिमांक हो, उसका वाष्प दाब हो, सभी और पाई सभी समान होंगे। घर पे आपको ये करना है, ठीक है। ये चीज 4 विलयन दिए हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है कि समान कण वाले विलयन
कौन से हैं, सबसे अधिक कण वाला कौन सा विलियन है और सबसे कम कण वाला कौन सा विलियन है। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, लेकिन आपको ये निकलना आना चाहिए किस विलियन में कण कितने आए हुए हैं। तो इसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखें तो आपको ख्याल लगेगा कि भाई सही कितने लोग कर पाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और किस प्रकार से अणुसंख्यात्मक गुणधर्म है। चलो मान लो कि एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में पानी भरा हुआ है, इसे हम गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी वाष्प बन रही है, इसका वेपर बन रहा है। अब मान लो कि T बराबर 25 सेल्सियस है, इसे पूरा सेल्सियस में कीमत लिखी गई है। मान लो तापमान 25 सेल्सियस है, उसमें वाष्प कम बनेगी। मान लो कितनी वाष्प बनी, तो ये एमएम में है और ये वातावरण में है, एटम में, एटमोस्फेयर में। तो कितनी वाष्प बनी, 23.8 mm, या बोलो तो वातावरण में 0.03 जितनी वेपर बन रही है। इसमें गरम कर रहा हूँ मैं, मतलब पात्र बंद है, गरम कर रहा हूँ मैं इसको। तो जब T मैंने 40 तापमान कर दिया, गर्म करते करते इसकी वेपर बढ़ जाएगी, इतना वेपर 55.3 mm हो गया। फिर मैंने और गर्म किया, 80 ले गया मैं, तो कितना ये वेपर हो गई, 315.1 mm हो गया। मुझे लाना कितना, लाना मुझे 760 mm, यानी कि एक वातावरण लाना है मुझे। तो जब इतना वातावरण कब आया, इतना कब दाब आया, जब मैंने T 100 किया तो। और यह कितना हो गया, इसका वाष्प दाब यहाँ पर एक वातावरण हो गया। इसकी व्याख्या बोलनी हो तो क्या बोलो, व्याख्या बोलोगे, जिस तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाए, एक वातावरण अथवा 760 mm हो जाए, उस तापमान को, या तो पानी के लिए है, किसी हर एक के लिए अलग अलग होगा, उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ताप बढ़ाओगे, जहां पर जिस तापमान पर कितना हो जाए 760 mm या एक वातावरण, उस तापमान को इसका हम क्वथनांक कहते हैं। तो देख लो व्याख्या इसकी, बहुत सिंपल व्याख्या है। जिस ताप पर, या टीबी यानी टी टेम्परेचर, बी बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर 760 mm अथवा एक वातावरण हो जाए अथवा द्रव उबलने लगे, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब देखते हैं अपने कि जो विलेय कण है वह कैसे स्पेशल करते हैं। तो मान लो खाली विलायक है, वाष्पशील है, वाष्प बन रही है, जैसे विलेय आ गया, ठीक है, विलेय आ गई, जो येलो मान लो विलेय नमक आ गया, क्या होगा, ये नमक के कण, इसे दोनों में आकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा तो यहाँ वाष्प कम बनेगी, आपने पहले कर चुके हैं, वाष्प कम बनती है। जब कम वाष्प बनेगी तो कैसा विलेय है, विलेय अवाष्पशील है, विलेय कम बन रही है। मान लो कि यहाँ पर शुरुआत में तापमान 25 पे 24 mm है, कोई विलायक लिया गया है, 24 mm है उसका दाब। ठीक है, यहाँ पर जब उसमें कुछ घोल दिया गया, कोई विलेय अवाष्पशील, तो वाष्प कम बन गई, 20 बन गई वाष्प दाब। अब मुझे इसे उबालना है, तो मुझे मतलब कहने का मतलब मुझे इसका दाब है कितना करना है, 760 mm करना है। तो यहाँ पे 24 को कितना करना है, 760 गर्म करके, और इसे कितना करना है, 20 को करना है 760। तो कहाँ पर अधिक उष्मा चाहिए, यहाँ पर उष्मा अधिक चाहिए, यहाँ पर 24 हो चुका है, इतना करना है। यहाँ पर 20 अभी कम दाब है, इसे मुझे करना कितना है, करना सेम है, लेकिन जब मैंने विलेय हो गया वाष्पशील, मुझे उसको अधिक गर्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ 100 हो रहा है, 100 पे उबल रहा है, तो वह थोड़ा लेट यानी 101 पे उबलेगा। तो जो वृद्धि हो रही है क्वथनांक में, उसे बोलते हैं अपने क्वथनांक उन्नयन। टीबी यानी कितना था, 101, और शुद्ध था, शुद्ध का पानी, जो मान लो पानी मान लो है, तो कितना होगा इसका, टीबी 0, कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, इसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो हमेशा विलायक की अपेक्षा जो उसका विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, अधिक होता है, तो क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन। अच्छा, अगला पॉइंट, जो ये वृद्धि हो रही है, यह विलेय के जो उसकी मोलालिटी है उसके समानुपात में होती है। ठीक है, जितना विलेय की मात्रा बढ़ाओगे उतना क्वथनांक अधिक बढ़ जाएगा। तो अब इसको अपना ऊपर करते हैं, इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या कहलाएगा, इसके जो इसके ऊपर से है तो समानुपाती स्थिरांक, इसे उसका नाम दिया गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल यानी इसका ये मतलब हुआ, समझना बहुत मेन पॉइंट है, कोई भी अगर विलयन, इसमें 1 मोल विलेय घुला हुआ है, उन सभी विलयनों का क्वथनांक समान आएगा, समान वृद्धि होगी, उसे अपने अचल मान लेते हैं। पर शर्त क्या है, 1 मोल विलेय होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अपने। भाई यहाँ पर जो मोलालिटी है, ये तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, के बी गुणे 1000 गुणे विलेय का वजन
एम के बदले 1000 गुणे विलेय का वजन बटे उसका अणुभार विलेय का और विलायक का वजन, इसे कहते हैं मोलालिटी। और अगर आपको विलेय का अणुभार निकालना हो, एग्जाम में लिख के पूछते हैं विलेय का अणुभार निकालने के लिए सूत्र प्राप्त करो, तो M2 आगे ले लो, डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया डेल्टा टीबी और हमें समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको सब मालूम ही है, या क्वथनांक में वृद्धि है, कितनी वृद्धि हुई, अचलांक है, विलेय का वजन है, ठीक है, विलायक का वजन है और ये विलेय का अणुभार है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। अब विलयन का हिमांक, ये भी एक अणु संख्यात्मक गुणधर्म है। हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। चलो मान लो अपने पानी लेते हैं, पानी का हिमांक कितना होता है, पानी कब बर्फ बनता है, तो 0°C पर पानी बर्फ बनता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0। और बर्फ कब पिघलता है, तो बोलोगे वो भी 0 पे पिघलता है। यानी अगर 0 से नीचे आएंगे तो पूरा बर्फ, और 0 से ऊपर जाएंगे तो पूरा पानी। तो 0 क्या हुआ, एक टाइप की साम्यावस्था हुई, एक टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। तो समस्या यहाँ पे इसके बारे में, तो चलो मान लो कि अपने बीकर लिया गया है, बीकर में कितना तापमान है, इसे मेंटेन किया गया है 0°C। तो यहाँ बीकर में क्या होगा, खाली पानी के अणु नहीं होंगे, साथ में बर्फ के टुकड़े भी होंगे। कहने मतलब कि उस पानी में खाली सिर्फ द्रव अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था भी होगी। अब तो यहाँ पे इसकी साम्य अवस्था है, जितना द्रव, जितने अणु ठोस बन रहे होंगे उतने ठोस के अणु पानी बन रहे होंगे। तो यहाँ पे साम्य अवस्था होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक साम्य या कहेंगे गतिक साम्य। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ जो किसकी वाष्प होगी, यहाँ पर द्रव की वाष्प भी होगी और ठोस की वाष्प भी होगी इस समय। हाँ, अगर 0 से नीचे आ गए पूरा बर्फ बन गया, 0 के ऊपर आए पूरा पानी बन गया, पची इस अवस्था में दोनों अवस्थाएं होंगी। तो इसकी क्या व्याख्या बोलोगे, इसकी व्याख्या बोलनी हो, क्या बोलोगे कि जिस तापमान पर द्रव और ठोस के बीच क्या हो, साम्य अवस्था स्थापित हो, और उसे हम उसमें दोनों की वाष्प हाजिर हो, द्रव की वाष्प भी हो, ठोस की वाष्प भी हो, उसे हम हिमांक कहते हैं। उस तापमान को, पानी के लिए यह तापमान 0 होता है, या केल्विन में 273 केल्विन होगा। चलो अब देखते हैं अपने कि हिमांक में कमी कब आती है। जो मान लो शुद्ध विलायक है उसको डाल दो कुछ, जो को डाल दो विलेय जो अवाष्पशील हो, जैसे आपको एग्जाम्पल दूं मैं। चलो आपको ये बर्फ लिया गया है, मान लो का तापमान दिया हुआ है -5°C, बर्फ का टुकड़ा है, उसके आसपास डाल दो नमक, रख दो NaCl, आसपास डाल दो, जो येलो लो नमक पूरा आसपास भर दो उसके। तो क्या होगा, इसका तापमान और कम हो जाएगा। तो तापमान -5 था, वो तापमान घट के -6 हो जाएगा। हिमांक में कमी आ गई, यह देर से पिघलेगा, इसका पिघलना का टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि तापमान कम हो गया। इसे कहते हैं हिमांक में कमी। किसी भी शुद्ध, ठीक है, विलायक की अपेक्षा उसका बनेगा विलयन, उसमें अगर विलय आया हुआ है अवाष्पशील तो उसका हिमांक कम हो जाता है, इसे हम हिमांक में कमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलो इसका मान लो कि T0F शुद्ध बर्फ का, इसका मान लो TF, कमी कितनी होगी, तो T0F माइनस TF, तो कमी आ गई 1°C की। इसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हिमांक अवनमन डिपेंड कर रहा है विलय की मात्रा पर। जितना अधिक विलय उतना अधिक कमी आएगी हिमांक में, तापमान कम हो जाएगा। तो यही आपने दोबारा पॉइंट रिपीट करेंगे, जो कमी जो हो रही है वह विलय के मोलालिटी के समानुपात में है। अब क्या होता है मोलालिटी, जानते हैं अपने, इसको ओपन कर लो, KF आ गया, पहले KB आया था, यहाँ KF आ गया, सेम समीकरण है, खाली अंतर क्या है KF KB का, KF आ गया। KF क्या होता है, हिमांक में उसका हिमांक का अवनमन अचलांक। ठीक है, बात किया था अपने कि 1 मोल के लिए हमेशा चला आएगा ये मान। और तो यहाँ पर जो M का वैल्यू, विलय का वजन, ठीक है, 1000 बटे विलय का अणुभार, विलय का वजन आपने कर चुके हैं इसको। W2 हर एक का मान जानते हैं, विलय का वजन, ये विलय का वजन, M2 विलय का अणुभार, और ये हिमांक में होने वाली कमी। अगर आपको M2 चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए प्रयोग करने से, इसको आगे ले लो, सारी की दी रहती है, आपको विलय का अणुभार कैसे रूप से प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इसकी पूरी नोट्स मिलेगी PDF फाइल पे, समझना है इसे क्या क्या रहा है, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं। तो आपको अगर लिखना आ गया कि क्या क्या कीमत दी गई है, सब लिखना है कि W2 क्या है, W1 क्या है, M2 क्या है, तो सवाल करना काफी इजी होता है।